जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है बूढ़े माँ बाप का खोटा नसीब। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की होती है। दिल्ली के एक छोटे से गांव में शांता जी और गोविंद जी का बड़ा ही खुशहाल परिवार है। उनके दो बड़े बेटे हैं, संजय और अजय। संजय बड़ा है और अजय छोटा। संजय की शादी हो चुकी है। अजय पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश में नौकरी करने के लिए चला गया। आज संजय अपने छोटे भाई अजय से फ़ोन पर बातें कर रहा था। अरे भाई, तू सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालकर खुद विदेश में जाकर आराम से रह रहा है। यहाँ माँ बाबूजी के चक्कर में मैं अपने परिवार पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा यह बता, तू इंडिया वापस कब आ रहा है? कितना समय हो गया तुम्हें इंडिया आए? माँ बाबूजी तुम्हारी हर रोज़ याद करते हैं। कम से कम बाबूजी के रिटायरमेंट पर कुछ दिनों के लिए आ जाना, उन्हें अच्छा लगेगा। अजय ने कहा, भैया अगर ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी तो ज़रूर आ जाऊँगा। अच्छा ये बताइए, भाभी कैसी हैं? भाई तू तो विदेश में आराम से रहकर पैसे कमा रहा है और यहाँ औरतों का तो मालूम है, अगर घूमने फिरने को ना मिले और सास ससुर की सेवा करने को कहो तो पति का जीना दुर्बल कर देती हैं। भाई कुछ तो मेरे बारे में सोचो। इसलिए कह रहा हूँ भाई, कुछ दिन के लिए आके तू माँ बाबूजी को संभाल ले, जिससे मैं कुछ दिन के लिए अपने परिवार को संभाल सकूँ। अजय बोला, भैया ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों के पास आना नहीं चाहता। मुझे भी आप लोगों की और माँ बाबूजी की बहुत याद आती है। उनसे मिलने का बहुत मन करता है, पर क्या करूँ, मजबूरी है मेरी। आखिर किसके लिए कमा रहा हूँ? आप सबके लिए। लेकिन फिर भी भैया मैं कोशिश करूँगा कि कुछ दिन की छुट्टी मिल जाए और मैं आप लोगों से मिलने के लिए आ सकूँ। इतना कहकर अजय ने फ़ोन रख दिया। इधर राजेश ने फ़ोन रखा। उधर संजय की पत्नी इंदु बोली, अरे क्या घुसर पुसर कर रहे थे दोनों भाई? कब आ रहे हैं देवर जी माँ बाप की जिम्मेदारी संभालने के लिए? 2 साल से विदेश में मज़े कर रहे हैं। यहाँ हमारी कमर टूट गई माँ बाप को संभालते संभालते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतना पैसा कमाया है, आखिर हमें ही तो लाकर देंगे। अजी आपको क्या लगता है किसको देंगे इतना सारा पैसा? अपने बड़े भाई को या अपने माँ बाप को? संजय बोला, वह क्या इतना बेवकूफ़ है जो अकेले रहकर दिन रात इतनी मेहनत कर रहा है? वह सब कुछ लाकर तुम्हारे हाथ में रख देगा? अरे कौन अपनी कमाई का 1 रुपये भी किसी को देता है? आगे जाकर उसको भी तो अपनी गृहस्थी बसानी है। लेकिन इस बार आएगा तो मैं साफ साफ कह दूंगा, भाई माँ बाबूजी अगर हमारे साथ रहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उनका सारा खर्चा हम उठाएंगे। उनके खाने पीने और दवाइयों का खर्चा तुम्हें भी उठाना होगा। मैं कोई अनाथ आश्रम खोल के थोड़ी बैठा हुआ हूँ। मुझे भी अपने बाल बच्चे और अपना परिवार चलाना है। अकेला मैं कितने लोगों का बोझ अपने कंधे पर उठाऊँगा। संजय अपनी पत्नी इंदु से कहता है, तुम बस एक काम करना, जब अजय आए तो माँ बाबूजी की अच्छे से देखरेख करना। उन्हें समय समय पर खाना पीना और दवाइयाँ फल फ्रूट खिलाते रहना, ताकि उसे ऐसा लगे कि हम माँ बाबूजी की कितने अच्छे से देखरेख करते हैं। वैसे भी कुछ दिनों में बाबूजी रिटायर होने वाले हैं और उन्हें भी काफ़ी पैसे मिलेंगे। और अब कितने दिन हम इस टूटे फूटे घर में रहेंगे? कैसे भी न कैसे करके बाबूजी से पैसा निकलवाना होगा, जिससे हम इस गांव से निकलकर शहर में एक छोटा सा घर ले सकें। कितने सालों से आखिर मैं माँ बाबूजी को संभाल रहा हूँ, कुछ तो इनाम मिलना ही चाहिए। कुछ दिनों तक संजय और उसकी पत्नी इंदु पैसों की लालच में माँ बाबूजी की अच्छे से सेवा करते रहे। एक दिन संजय ने गोविंद जी से कहा, बाबूजी इस महीने की 31 तारीख को आपका रिटायरमेंट है। मैं अजय से बात की है, हो सकता है कि वह आपके रिटायरमेंट पे यहाँ पर आए। यह सुनकर गोविंद जी और शांता जी बहुत खुश हो गईं और बोली, बेटा तुमने ये तो बहुत ही अच्छा किया जो अपने छोटे भाई को भी बुला लिया। ईश्वर करे तुम दोनों भाइयों में ये प्यार हमेशा बना रहे। देखिए जी, हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें इतने अच्छे बेटे दिए हैं भगवान ने, जो अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपने पूरे परिवार को इकट्ठा कर रहे हैं। संजय बोला, यह सब तो ठीक है माँ, यह तो मेरा फ़र्ज़ है, पर यह सोचिए अजय अमेरिका जैसे शहर में रहता है और हमारे 2 कमरे का एक छोटा सा घर, इतने छोटे से और टूटे फूटे घर में वह कैसे रहेगा? वह इतनी दूर पैसे कमाने हमारी खुशियों के लिए गया है, तो हमें भी तो उसके बारे में सोचना चाहिए। गोविंद जी बोले, बेटा तुम कहना क्या चाहते हो साफ साफ कहो।
मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। संजय बोला, माँ बाबूजी, आपकी रिटायरमेंट में जो पैसे लगभग मिलने ही वाले हैं और थोड़ी मदद अजय और मैं कर दूंगा। एक बड़ा सा घर ले लेते हैं। यह गांव में कुछ सुविधा भी नहीं है। दिल्ली के पास में ही एक छोटा सा 3 रूम का घर लेते हैं। जो कल को अजय की शादी होगी और उसका भी परिवार बढ़ेगा तो हम सब मिलकर इकट्ठे रहेंगे। शांता जी अपने बेटे के मुंह से परिवार जोड़ने की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और अपने पति गोविंद जी से बोली, देखिए जी, संजय कह तो ठीक ही रहा है। आप अपने बैंक वालों से बात करिए। अगर कुछ पैसे पहले ही मिल जाएं तो सच में अजय भी कितना खुश हो जाएगा। गोविंद जी बोले, शांता, रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट के पैसे नहीं मिलते और वैसे भी ज़मीन लेकर घर बनाने में सालों बीत जाते हैं और यहाँ तो 10 दिनों के बाद ही अजय आ रहा है। यह सब इतनी जल्दी कैसे होगा? संजय बोला, बाबूजी, आप इन सारी बातों की चिंता मत कीजिए। यह सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। और कौन कहता है ज़मीन लेकर ही घर बनाना है? आजकल तो बने बनाए फ्लैट रेडी मिलते हैं। आप बस पैसों का इंतज़ाम कर दीजिए, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। आप तो जानते ही हैं कि मेरी इतनी कमाई नहीं है। वे जितना भी कमाता हूँ सब घर में चला जाता है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ही पैसा लगा पाऊँगा। शांता जी बोली, आप ज़्यादा मत सोचिए, हमारे बच्चे अच्छा ही करेंगे। गोविंद जी की पत्नी और बेटे की खुशी के लिए उन्होंने बैंक में एप्लीकेशन दे दी। गोविंद जी बहुत ही ईमानदार एम्प्लॉय थे, इसलिए बैंक के मैनेजर ने पैसों का इंतज़ाम कर दिया। इधर संजय ने एक पल देर किए बिना ठीक न समझा। उसने पहले से ही घर देख रखा था, बस माँ बाबूजी के सामने आज्ञाकारी पुत्र होने का नाटक कर रहा था। एक दिन मैं अपने माँ बाबूजी को लेकर घर दिखाने के लिए गया। घर देखकर गोविंद जी और शांता जी की आंखें चुंधिया गईं। उन्होंने सोचा, चलो जीवन भर इतने छोटे से घर में रहे हैं, कितने संघर्ष करने के बाद अब आराम से रहेंगे। इंदु संजय से बोली, क्या यह घर आपने माँ बाबूजी के नाम पर लेंगे? संजय बोला, मेरा क्या दिमाग खराब हो गया है जो यह घर मैं माँ बाबूजी के नाम पर लूँगा? अरे यह घर तो मैंने तुम्हारे नाम पर लिया है। यह सुनकर इंदु खुशी से उछलने लगी। जल्दबाजी में पुराने घर को बेचने के लिए संजय ने गोविंद जी से कोरे कागज पर साइन करवा लिए थे, यह कहकर कि नया घर हम आप लोगों के नाम पर लेंगे। औने पौने दाम में संजय ने पुराने घर को बेच दिया और नया घर उसने अपनी पत्नी के नाम पर ले लिया था, जिस बात की खबर उसने अपने माँ बाबूजी को नहीं होने दी थी। वे दोनों तो यही सोचकर खुश हो रहे थे कि चलो अब पूरा परिवार एक साथ बहुत ही अच्छे से रहेगा। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। गोविंद जी के रिटायरमेंट का समय भी आ गया था। इधर उनका दूसरा बेटा अजय भी विदेश से वापस आ गया। अमेरिका से अपनी भाभी के लिए और अपने भाई के लिए, भतीजे के लिए बहुत सारा सामान सूटकेस भर कर लेकर आया। अजय ने आते ही पूछा, भैया आपने पुराना वाला मकान क्यों बेच दिया? उस घर में हमारे बचपन की यादें थीं, कितनी मस्ती किया करते थे बचपन में हम दोनों वहाँ पर, और आपने नया घर ले लिया, मुझे बताया भी नहीं। इतने में इंदु बोली, देवर जी यह घर हमने आपके लिए तो लिया है क्योंकि बहुत दिन आप अकेले रह लिए। अब तो हमारी देवरानी लाने का समय आ गया है। अब हम सब इकट्ठे ही एक साथ इस घर में रहेंगे। और देखिए ना घर में कितने कम काम बचे हुए हैं। जल्दबाजी में आप आ रहे थे तो हमने घर में शिफ्टिंग कर ली और पैसे भी ख़त्म हो गए थे। अभी तो सब कमरों में एसी लगवाना भी बाकी है और आपके भतीजे के कमरे में तो अभी बहुत कुछ नहीं हुआ है। बेचारा ज़मीन पर गद्दा लगाकर ही सोता है। सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी उसका कमरा कंप्लीट करवा दें। बेचारे को पढ़ने में बहुत ही तकलीफ़ होती है, लेकिन अभी तो पूरा पैसा घर में लग चुका है। अभी तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। पता नहीं इनकी कमाई से कब तक हम अपने घर को पूरी तरह तैयार कर पाएंगे। अजय बोला, भाभी एक साथ घर में इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? अरे ज़रूरत का जो सामान ले लेते, बाकी सब कुछ बाद में आ जाता। तभी शांता जी बोली, अरे बेटा नहीं, तुम्हारे बाबूजी ने अपने रिटायरमेंट के आधे पैसे इस घर में लगा दिए और पुराना वाला घर बेचकर वह पैसा भी इसमें लगा दिया। हाँ, तुम्हारे भाई ने भी थोड़ा बहुत पैसा अपने पास से इस घर में लगाया है। शांता जी के मुंह से ये सब कुछ सुनकर इंदु को अच्छा नहीं लगा और वह मुंह टेढ़ा करती हुई अपने कमरे में चली गई। 2 दिन के बाद दोनों बेटे अपने पिता के साथ उनके रिटायरमेंट की पार्टी में गए। वहाँ पर हर कोई
उनकी तारीफ कर रहा था। अब गोविंद जी को क्या परेशानी है। एक बेटा विदेश में खूब पैसे छाप रहा है और दूसरा बेटा कमा कमा कर यहाँ पर घर ले रहा है। गोविंद जी के तो दोनों हाथों में बस लड्डू ही लड्डू हैं। बस आराम से अब राम नाम का नाम लेकर अपना बुढ़ापा काटते रहेंगे। गोविंद जी ये सारी बातें सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। उनकी छाती चौड़ी होती जा रही थी, सब लोगों के मुंह से अपने बच्चों की तारीफ सुनकर। कुछ दिनों के बाद अजय बोला, बाबूजी आप मेरे संग चलकर विदेश में क्यों नहीं रहते? भैया तो यहाँ पर सेट हो चुके हैं, मैं वहाँ अकेला रहता हूँ। मुझे भी आप दोनों की सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। इतने में इंदु बोली, अरे देवर जी आप तो काम के चक्कर में दिन भर घर से बाहर रहोगे, फिर पीछे से माँ बाबूजी का ख्याल कौन रखेगा? और अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है जो पीछे से माँ बाबूजी का ख्याल रख सके। वैसे भी विदेश की भाषा इन लोगों को समझ में आएगी नहीं, तो यह लोग किससे बातें करेंगे? कम से कम यहाँ दो लोगों से मिलजुल कर अपना मन तो हल्का कर लेते हैं। शांता जी बोली, बेटा बहू कहे तो सही रही है, एक बार तुम शादी कर लो, बहू आ जाए फिर हम तुम्हारे साथ चलेंगे, जब तक यहाँ की जिम्मेदारी निभा लेते हैं। अजय धीरे से इंदु के पास जाकर बोला, अरे अच्छा भला मुसीबत टल रही थी, फिर तुमने क्यों नहीं जाने दिया? इंदु बोली, अरे मेरे भोले पतिदेव क्यों भूल रहे हो, बाबूजी के रिटायरमेंट का पैसा अभी पूरा नहीं आया है, फिर उन्हें हर महीने पेंशन भी तो मिलेगी और फ्री में घर का काम करने के लिए नौकर कहाँ से लाऊंगी? इससे बढ़िया नौकर मुझे कहीं नहीं मिल सकते। आप तो बस चुप रहिए और कमाल देखते जाइए अपनी पत्नी का। तभी अजय ने शांता जी से कहा, माँ बाबूजी आपकी जो मर्जी हो आप वही कीजिए, फिर भी आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। तभी इंदु बोली, अब क्या कहूँ देवर जी, अब तो बाबूजी की कमाई का ज़रिया भी नहीं रहा और इस बुढ़ापे में हज़ारों तो बीमारियां लगी रहती हैं। आप तो जानते ही हो, एक बार डॉक्टर के पास ले जाओ तो कितना लंबा चौड़ा बिल बना देते हैं। ऊपर से आपके भाई की कमाई भी इतनी नहीं है, फिर हमारे भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके खर्चे हैं। आजकल ज़रा सी बात में कितने खर्च हो जाता है और माँ बाबूजी की वजह से कोई ना कोई घर में रिश्तेदार भी लगा रहता है। आप नहीं समझोगे देवर जी। अजय कहीं ना कहीं अपनी भाभी के इशारों को समझ गया था। उसने तुरंत एक चेक पर 1 लाख भरकर अपने भाई की तरफ बढ़ाया और बोला, भैया मैं हर महीने पैसे भेजता रहूँगा। वैसे तो पापा को भी हर महीने पेंशन का पैसा मिलेगा, तो इससे ज़्यादा खर्चा तो नहीं होना चाहिए। और हाँ, मेरे भतीजे के रूम को पूरा करवा दीजिएगा, जिससे उसे पढ़ने में तकलीफ़ ना हो, उसके चाचू की तरफ से। अजय सबको टाटा बाय बाय कहकर अपना विदेश चला गया। अजय को जाता देख शांता जी और गोविंद जी की आंखें नम हो गईं। अजय के जाने के बाद सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। इंदु अपनी सासू माँ से मीठी मीठी बातें करके घर के सारे काम करवा लेती थी और गोविंद जी से घर के छोटे मोटे और बाहर के काम करवा लिया करती थी। संजय गोविंद जी को पूरा समय दे रहा था, उन्हें बार बार बैंक ले जाना, क्योंकि अभी रिटायरमेंट का पैसा अकाउंट में आना बाकी था। संजय गोविंद जी से कहने लगा, बाबूजी आपको बार बार बैंक ना आना पड़े, इसलिए मैं अपना और आपका अकाउंट ज्वाइन करवा लेता हूँ, फिर बैंक का सारा काम मैं खुद ही देख लिया करूँगा। गोविंद जी ठहरे सीधे साधे व्यक्ति, उन्हें अपने बेटे की चालाकी कहाँ समझ में आ रही थी। उन्होंने भी अपने बेटे की हाँ में हाँ कर दी। फिर क्या था, संजय उनके अकाउंट से धीरे धीरे सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करता रहा। एक दिन इंदु शांता जी से बोली, मम्मी जी पापा जी पेंशन के पैसे ले आए हैं क्या? शांता जी बोली, हाँ बेटा, वे बैंक की तरफ किसी काम से गए थे तो ले आए हैं। इंदु बोली, मम्मी जी आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है और इस बार हाथ थोड़ा तंग है, तो घर का राशन सब्जी दूध पापा जी को लाने को कह दीजिएगा, क्योंकि इनके पास एक तो वक्त नहीं है, दूसरे पैसों की तंगी है। इतना कहकर इंदु वहाँ से चली गई। दूसरे दिन सुबह शांता जी ने गोविंद जी को सारी बात बताई तो गोविंद जी इंदु से बोले, बहू हर महीने अजय भी विदेश से पैसे भेजता है, तो फिर इतनी परेशानी और इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? बहू मुझे पेंशन का इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं ज़्यादा खर्च कर सकूं घर में। मेरी और तुम्हारी माँ की दवाइयाँ भी तो रहती हैं, ये सारी दवाइयों का खर्चा मैं अपनी पेंशन से ही तो करता हूँ।
इतने में इंदु गुस्से से बोली, बाबूजी आपको समझ में आ रहा है घर तैयार करवाने में कितने पैसे खर्च हो गए और आप क्या चाहते हैं देवर जी जो पैसे भेजते हैं उनका हिसाब किताब हम आपको दें? अगर ऐसा ही है तो हमने अब तक जो पैसा आप लोगों के ऊपर खर्च किया है उन सब का हिसाब हमने कभी मांगा है आपसे? जरा सा घर का सामान लाने को क्या कह दिया, आपके तो तेवर ही बदल गए। जितना कहा गया है आपसे उतना ही कीजिए। एक दिन गोविंद जी बाजार से दूध लेकर घर पर आए तो पूरी तरह पसीने से भीगे हुए थे। शांता जी बोली, बहू तो हमारी तकलीफ़ समझेगी नहीं, आप अपने बेटे संजय से क्यों नहीं कहते? अब इस बुढ़ापे में आपसे ये सारे काम नहीं होंगे। अपनी हालत तो देखो, इस उम्र में ज़्यादा भाग दौड़ करना सही नहीं है आपकी सेहत के लिए। इतनी देर में वहाँ पर इंदु आ गई और बोली, बाबूजी दूध ले आए? हे भगवान, बस एक ही पैकेट दूध लेकर आए हैं। एक पैकेट से क्या होगा? अब इसमें आप लोगों की चाय बनाऊंगी या अपने बेटे को दूध दूंगी। और हाँ मम्मी जी, आज काम वाली नहीं आने वाली है तो बर्तन और झाड़ू पोंछा आपको ही करना है। और हाँ, लास्ट में बाथरूम भी साफ़ कर दीजिएगा। मैं अकेली कितना काम करूँगी? कल मेरी किटी पार्टी है तो मैं इसकी थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ। इंदु का रवैया दिन पर दिन अपनी सास ससुर के लिए बिगड़ता ही जा रहा था। पहले तो वे प्यार से काम कराया करती थी, लेकिन अब तो इंदु का रोज का ही नाटक हो गया था और पैसा बचाने के चक्कर में उसने काम वाली को भी निकाल दिया था। धीरे धीरे करके समय बीतने लगा और गोविंद जी और शांता जी की हालत बदते बदतर होने लगी। बेटे को भी अपने माँ बाबूजी से कोई मतलब नहीं था और बहू के अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। गोविंद जी की हालत दिन पर दिन और ख़राब होती जा रही थी। उनकी हालत को देखते हुए शांता जी बोली, इससे तो अच्छा हम अजय के पास चले जाते हैं। गोविंद जी बोले, कोई फ़ायदा नहीं है शांता, आजकल अजय भी यहाँ कहाँ फ़ोन करता है। शांता जी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है। संजय को अजय से बात करते हुए देखा था। शायद अजय हमसे बात करना चाह रहा था, लेकिन संजय ने उनसे झूठ बोला कि माँ बाबूजी 2-3 दिन के लिए वृंदावन घूमने के लिए गए हैं। जैसे ही मैं कुछ कहने लगी, आगे बढ़कर इंदु ने मेरा मुंह बंद कर दिया। अब इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। पता नहीं बहू बेटे हमारे संग और कितनी जाती करेंगे। दरवाजे पर कान लगाए हुए इंदु सब कुछ सुन रही थी। इंदु ने सारी बात संजय को बताई। फिर संजय ने कहा, अब क्या होगा? अगर अजय को सारी बात पता चल गई तो वह हमें पैसे देना बंद कर देगा और हो सकता है माँ बाबूजी को भी अपने पास बुला ले। और अगर उसने पता चल गया कि हमने माँ बाबूजी के संग इतना गलत व्यवहार किया है तो वह हमें भी नहीं छोड़ेगा। इंदु ने कहा, अगर आप मेरे प्लान पर चलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा ही करिए और देवर जी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। संजय बोला, ऐसा क्या करने वाली हो तुम? तुम्हारे खुरापाती दिमाग में कौन सा आइडिया चल रहा है? इंदु ने संजय के कान में अपनी योजना बताई। संजय इंदु की योजना सुनकर खुशी से नाचने लगा। बोला, इंदु तुमने तो ऐसी योजना बनाई है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। चलो ठीक है, कल से ही अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दो। संजय ने तुरंत अजय को फ़ोन मिलाया और बोला, अजय माँ बाबूजी दोनों अमरनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। इसमें लाखों का खर्चा आएगा, लेकिन अब माँ बाबूजी की इच्छा है तो भेजना भी ज़रूरी है। कुछ पैसों का इंतज़ाम तुम कर दो और कुछ पैसों का इंतज़ाम मैं कर दूँगा। दोनों मिलकर माँ बाबूजी को अमरनाथ की यात्रा के लिए भेज देते हैं। वैसे तो तुम जानते ही हो कि मैं तुमसे नहीं कहता, लेकिन मेरे बेटे की पढ़ाई और घर का खर्चा भी है। अजय बोला, भैया आप चिंता मत करिए, एक बार आप मेरी माँ बाबूजी से बात करा दीजिए, मैं उनके जाने का पूरा इंतज़ाम कर देता हूँ। आप पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, माँ बाबूजी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। संजय बोला, भाई मैं तो जानता ही था तुम ऐसा ही कहोगे, इसलिए मैंने माँ बाबूजी को इंदु के संग शॉपिंग करने के लिए भेज दिया है। तुम तो जानते हो रास्ते में कितनी ठंड पड़ रही होगी। थोड़े से गर्म कपड़े लेने के लिए मैंने उन दोनों को इंदु के संग भेज दिया था। कल सुबह ही उनको निकलना है। अजय बोला, ठीक है भैया, अगर माँ बाबूजी खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। वैसे बहुत दिन हो गए मैंने उनसे बात नहीं की है, उनकी बड़ी ही याद आ रही है। संजय बोला, भाई तू बिल्कुल भी चिंता मत कर माँ बाबूजी की, तू सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे। माँ बाबूजी एकदम ठीक है और अमरनाथ की यात्रा पर जाने के लिए उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अजय ने संजय के अकाउंट में माँ बाबूजी के चारों धाम यात्रा के लिए पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। इंदु का प्लान एकदम काम कर चुका था। अब तो दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा।
अब दोनों के दिमाग में यह चल रहा था कि कैसे इन दोनों बुढ़े बुढ़िया से छुटकारा पाया जाए। अगले ही दिन संजय बोला, बाबूजी, अजय का फ़ोन आया था, वह आपको अपने पास अमेरिका बुला रहा है। मैं सोचता हूँ आप लोगों की टिकट करवा दूँ। आप जाना चाहते हो क्या वहाँ पर? गोविंद जी बोले, हाँ बेटा, सही है बेटा, तुम्हें भी अपने परिवार के संग वक्त बिताने का समय मिल जाएगा। संजय इंदु की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, ठीक है। संजय ने कहा, आप लोग अपनी पैकिंग कर लीजिए, कल ही आप दोनों की टिकट है अमेरिका जाने की। अगले दिन दोनों ने जाने की तैयारी कर ली। इंदु शांता जी से बोली, मम्मी जी, वहाँ पर सोना चांदी पहन कर जाना अलाउड नहीं है, तो आप अपने सारा जेवर गहने उतार कर लॉकर में रख दीजिए। शांता जी ठहरी सीधी सादी सी। उन्हें क्या पता था कि उनकी चालाक बहू की खोपड़ी में क्या खुराफात चल रहा है। उन्होंने चुपचाप सारे जेवर खोलकर संजय को देते हुए कहा, बेटा, इन्हें लॉकर में रख देना। संजय उन दोनों को दिल्ली स्टेशन लेकर पहुंचा। स्टेशन खचाखच भीड़ से भरा हुआ था। ठंड का समय था, फड़फड़ाती हुई बर्फीली हवाएं चल रही थीं। ठंड में कप कपाती हुई शांता जी अपने बेटे से कहा, बेटा, यहाँ से एयरपोर्ट कितनी दूर है? संजय ने कहा, माँ बाबूजी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप लोग यहाँ पर बैठिए, मैं टैक्सी करके आता हूँ। करीब यहाँ से स्टेशन एयरपोर्ट जाने में 1 घंटा लगता है। इतना कहकर संजय वहाँ से चुपचाप निकल गया। करीब आधे घंटे बाद गोविंद जी बोले, शांता, टैक्सी लाने में कितना समय लग रहा है? शांता जी बोली, हम हैं छोटे से गांव के रहने वाले लोग, हमें यहाँ समझ में नहीं आता बड़े बड़े शहरों की बातें। अरे आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। इंतज़ार करते करते 3 घंटे बीत गए, लेकिन संजय अभी तक टैक्सी लेकर नहीं आया। गोविंद जी बोले, शांता, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमारा बेटा कोई छोटा बच्चा तो नहीं जो कहीं भीड़ में गुम हो गया हो? फिर उसे इतनी देर कैसे हो गई? शांता जी आंखें फाड़ फाड़ कर रोड के चारों तरफ देख रही थी। शांता जी बोली, कहीं बेटा किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया होगा? इतने बड़े शहर में ना जाने कहाँ चला गया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और इधर उधर लोगों से पूछने लगे, पर इस अनजान नगरी में कौन किसी को जानता है। थक हार कर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। गोविंद जी की जेब में कुछ पैसे रखे हुए थे। उन्होंने अपने लिए और शांता जी के लिए चाय बिस्किट लिए। चाय बिस्किट खाकर दोनों एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर थक हार कर वहीं सो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो आने जाने वाले लोग उन्हें भिखारी समझकर उनके आगे सिक्के डाल रहे थे। यह देखकर गोविंद जी का दिल भर आया। गोविंद जी शांता जी से कहने लगे, शांता, देखो कैसे दिन आ गए हैं हमारे। 2 बेटों के होते हुए लोग हमें भिखारी समझ रहे हैं। अब यह दिन भी देखना बाकी रह गया था। एक बैंक में काम करने वाला इज्जतदार व्यक्ति लोगों की भीख का मोहताज हो गया। शांता, अब तो रात से सुबह हो गई, अब नहीं आएगा हमारा बेटा हमें लेने के लिए। उसने हमें धोखा दिया है। वह जानता था कि हम कभी भी कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए धोखे से हमें यहाँ छोड़कर चला गया। बेटा और बहू हमसे छुटकारा पाना चाहते थे। यह सिला दिया उन्होंने हमारे प्यार का। गोविंद जी ने खुद को संभालते हुए शांता जी का हाथ पकड़ा और स्टेशन के पास में ही एक आश्रम में उन्होंने एक कमरा किराए पर ले लिया। उनके पास अभी कुछ पैसे थे जिसे उन्होंने खाने पीने का सामान खरीदा। बुढ़ापे की वजह से काम करने में भी लाचार थे और इस दिल्ली जैसे शहर में कौन उन्हें काम देता, और पैसे जो जेब में थे वह भी कब तक चलने वाले थे। पेट पालने के लिए उन्हें कुछ न कुछ तो काम करना ही था। सब तरफ से हार चके उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जूते पॉलिश करने का काम शुरू किया। बैंक में काम करने वाला आदमी आज लोगों के जूते पॉलिश कर रहा था। इधर संजय और इंदु मज़े में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उधर अजय ने फ़ोन करके संजय से अपने माँ बाबूजी के बारे में पूछा तो उसने कहा, माँ बाबूजी तो अमरनाथ की यात्रा पर जा चुके हैं, उन्हें 2 महीने लगेंगे लौटने में। समय बीतने लगा। अजय ने शादी करने का फैसला किया और उसने सोचा कि अब तो माँ बाबूजी को भी 2 महीने बीत चुके हैं, माँ बाबूजी भी आ चुके होंगे। उसने जल्दी से अपने गांव जाने के लिए टिकट करा ली। उसने दिल्ली एयरपोर्ट की फ़्लाइट ली और वहां से स्टेशन अपने घर जाने वाला था। जब वह दिल्ली स्टेशन पहुंचा तभी वहां पर एक कोने में बैठे हुए गोविंद जी लोगों को बुलाकर आवाज़ लगा रहे थे, जूते पॉलिश करा लो, जूते पॉलिश करा लो। यह आवाज़ भीड़ को चीरते हुए उसके कानों में पड़ी। संजय को यह आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाकर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया।
फिर से वह अपना बैग उठाकर स्टेशन की ओर चलने लगा। जैसे ही अंदर घुस रहा था, फिर से उसके कानों में वही आवाज़ आई। उसने फिर से लोगों की भीड़ को हटाते हुए उस आवाज़ के पास पहुंचा, तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अपने पिता को आज तक उसने सम्मान से सर उठाकर जीते हुए देखा था। वही पिता आज नजरें झुकाए लोगों के पैरों के जूते साफ कर रहा था। बगल में बैठी हुई उसकी माँ लोगों के फटे पुराने कपड़े सिल रही थी। अजय जैसे ही वहाँ गया, गोविंद जी बोले, हाँ हाँ बाबूजी, आप अपने जूते यहाँ रख दीजिए, मैं एकदम चमका दूंगा। संजय ने रोते हुए गले से आवाज़ लगाई, बाबूजी। इतना सुनते ही गोविंद जी ने आंखें उठाकर देखा। अपने बेटे को देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल तड़प तड़प कर रो रहा था। कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, पर कंठ से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बस अजय को अपने गले से लगाए रोते जा रहे थे। उसने माँ बाबूजी दोनों को कसकर गले से लगा लिया। अजय ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप दोनों की ये हालत कैसे हो गई? आप दोनों दिल्ली में यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो कभी उस गांव से बाहर भी नहीं निकल रहे थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? अजय की आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही थी। वह अपने माँ बाबूजी की हालत देखकर अपने आप को कोस रहा। शांति जी की तो जैसे जान में जान ही आ गई हो। अपने बेटे को देखकर ऐसे लाड़ कर रही थी जैसे बरसों के बिछड़े आज ही मिले हों। अजय अपने माँ बाबूजी को वहाँ से उठाकर एक ढाबे पर ले गया। अच्छे से उनके हाथ मुंह धुलाकर पहले उनको खाना खिलाया। फिर अजय ने अपनी माँ से उनकी हालत का राज पूछा। शांति जी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस रोती ही जा रही थी। रोती रोती उन्होंने सारी घटना अजय को बताई। ढाबे में बैठे सारे लोग शांति जी और गोविंद जी की कहानी सुनने लगे। सब कह रहे थे, ईश्वर कैसे बच्चे दिए हैं। देखो, एक बेटा अपने माँ बाप को स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। क्या ज़माना आ गया है, अब तो माँ बाप अपने घर में भी सेफ नहीं हैं। अजय ने उनके आंसू पोंछे और फिर उन दोनों को लेकर टैक्सी में बिठाकर अपने गांव के लिए निकल गया। घर के दरवाजे पर जाकर अजय ने दस्तक दी। माता पिता को उसने टैक्सी में ही बिठाकर रखा। अजय को देखते ही इंदु के होश उड़ गए। इंदु बोली, अरे देवर जी, आप अचानक, आपने बताया नहीं कि आप आने वाले हो। लेकिन अभी माँ बाबूजी तो अमरनाथ की यात्रा से नहीं आए हैं। अजय ने कहा, तो क्या हुआ भाभी, घर तो इनका है, तो क्या मैं बिना बताए अपने ही घर में नहीं आ सकता? इंदु बोली, हाँ हाँ देवर जी, आप क्यों नहीं आ सकते, ये घर आप ही का तो है। और बताइए, इस बार आप अपनी भाभी भैया के लिए क्या उपहार लेकर आए हैं? अजय बोला, भाभी, मैं इस बार बहुत ही अनमोल उपहार लेकर आया हूँ, जिसके लिए कितने बच्चे अनाथ आश्रम में रोते ही रहते हैं। इंदु ने आश्चर्य से पूछा, देवर जी, ऐसा कौन सा उपहार है? तो अजय झट से बाहर गया और माँ बाबूजी को लेकर अंदर आ गया। इंदु ने सामने देखा तो गोविंद जी और शांता जी थी। संजय जैसे ही माँ बाबूजी की तरफ आगे बढ़ा, अजय ने एक जोरदार तमाचा अपने बड़े भाई के गाल पर दिया और बोला, हाथ मत लगाना मेरे माँ बाबूजी को। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इन्हें इन्हीं के घर से बाहर निकाल दिया, इनके पैसों से घर लिया, और तो और मैं उनके लिए जो खर्चा भेजता रहा, फिर भी तुम लोगों को ये बोझ लगने लगे। अरे शर्म करो, शर्म। तुम्हारा भी बेटा है, कल को वह किसी कचरे के डिब्बे में या वृद्ध आश्रम में फेंक देगा तुम्हें, तो कैसा लगेगा? आज तो मैं अपने माँ बाप के लिए खड़ा हूँ। सोचो, तुम्हारा तो कोई दूसरा बच्चा भी नहीं है जो तुम्हारे लिए खड़ा हो सकेगा। और भाभी, आप एक औरत होकर दूसरी औरत के संग ऐसा कैसे कर सकती हो? आपको जरा भी शर्म नहीं आई अपने माँ सम्मान माँ बाबूजी के संग ऐसा करते हुए? अगर कोई आपके माँ बाप के संग ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? अरे धिक्कार है आप लोगों पर, जो चंद पैसों के लिए और थोड़ी सी खुशी के लिए भगवान जैसे माँ बाप को रोड पर फेंक दिया। अगर माँ बाप भी अपने बच्चों को पैदा करते ही रोड पर फेंक दे तो सोचो उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा। और भैया, आप माँ बाबूजी की यात्रा के नाम पर आप लोगों ने कितने लाखों रुपए मुझसे मंगवा लिए। क्या बात है, कितना तेज दिमाग चलता है आप लोगों का। माँ बाबूजी के नाम पर लाखों रुपए हड़पने वाले थे आप लोग मुझसे। भाई होकर क्या सिला दिया है आपने। भैया, अब लालच में आकर इतना गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे एक बार आपने कह दिया होता, मैं आपको ऐसे ही पैसे दे देता, लेकिन पैसों के लिए आप माँ बाबूजी के संग ऐसा व्यवहार करोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। लालच में लोग इतने अंधे हो जाते हैं, यह तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। मैं आप दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगा।
अजय ने तुरंत फ़ोन करके पुलिस स्टेशन में संजय के खिलाफ रिपोर्ट कर दी। 10 मिनट के बाद ही पुलिस घर पर आ गई। संजय ने कहा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और यह घर हमारा है, मेरे नाम पर है, तो मुझे पुलिस कैसे पकड़ सकती है। शांता जी आगे बढ़ी और अपने बेटे को जोरदार तमाचा खींच कर लगाया और बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम दोनों मेरे ही बेटे हो। तुम इतने मतलबी कैसे हो गए? हमने क्या कोई कमी रखी थी? अरे 9 महीने मैंने अपनी कोख में पाला था, इतने प्यार और दुलार दिया, क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तुमने इतना गिर गए? अरे उस पराई लड़की से क्या शिकायत करूं जब अपना बेटा ही खोटा निकला। अपने बूढ़े माँ बाप को कड़कती ठंड में भूखे प्यासे तड़पता छोड़ कर आ गया। तेरा कलेजा नहीं कांपा? अजय बोला, भैया तुम इतने दिन से माँ बाबूजी से मेरी बातें नहीं करा रहे थे, इसलिए शक तो मुझे थोड़ा सा पहले ही से था। देखो मेरा शक यकीन में बदल गया। अपने माँ बाबूजी को हरासमेंट करने के जुर्म में और उनको उनके ही घर से निकालने के जुल्म में पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई और अजय अपने माँ बाबूजी को लेकर विदेश चला गया और वहाँ जाकर उसने एक हिंदुस्तानी लड़की से शादी कर ली और खुशी खुशी अपनी गृहस्थी चलाने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या छोटे भाई ने अपने माँ बाप को बचाने के लिए अपने बड़े भाई के संग जो किया वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे से कमेंट का हमें तहे दिल से इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।